हेलो एवरीवन, मैं निखिल शर्मा आपकी मैथ्स फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं आप लोगों के अपने परिवार हेलो टीचर्स चैनल पर। तो स्टूडेंट कैसे हो सब लोग भाई, एक बार कमेंट करके मुझे बताइएगा आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है। ऑडियो और वीडियो दोनों चीज़ ओके परफेक्ट है बच्चों, कमेंट फास्ट। और फटाफट से जितना बच्चा क्लास में आ गया है एक बार फटाफट से सब अपने यार मित्रों को बता दीजिए कि सर आ चुके हैं और क्लास अपनी स्टार्ट होगी है बच्चों। जल्दी जल्दी सब लोग आ जाइए। एक बार मैं भी सेशन को शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। चलिए बच्चों, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले जैसे कि बच्चों आपको मैं जनरल जानकारी डेली बेसिस पे देता हूँ वो जानकारी दे देता हूँ। बच्चों जानकारी यही है कि अभी तक अगर आप लोगों ने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है और आप लोग मेरे पेड बैच में प्लस कोर्स में अगर आपको एनरोल होना है तो उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। तो सब्सक्रिप्शन जब भी आप लोग लेंगे तो इस सब्सक्रिप्शन में और क्या क्या चीज़ क्या क्या फैसिलिटी आपको और देखने को मिलेंगी, क्या क्या फीचर्स हैं इसके मैं बता देता हूँ। सब्सक्रिप्शन में देखो सबसे पहले तो अपना यही है कि घर बैठ कर कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठ के आराम से मस्ती में आप लोग अपनी बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं, है ना, कंफर्टेबली अपनी तैयारी कर सकते हो। जब भी आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना है और उसका अनलिमिटेड एक्सेस है। एक बार सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, उसके बाद आप लोग कितनी ही बार सेशन को देखो पढ़ो समझो, कोई दिक्कत कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ आप लोग अपने फेवरेट एजुकेटर से जिससे भी आपका मन करे आप लोग उसकी क्लास अटेंड करिए। पूरा सिलेबस आप लोगों का कवर कराया जाएगा, पूरी एग्जाम की प्रिपरेशन आपकी होगी। रेगुलरली बच्चों आपके डाउट डिस्कस होंगे, लाइव टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी और जितनी भी चीज़ें आपको बताई पढ़ाई जाएंगी, ठीक है, उसको आपको उसका नोट्स भी आपको मिलेगा पीडीएफ फॉर्मेट में। तो ये भी चीज़ आपकी सब्सक्रिप्शन के अंदर रहेगी बच्चों, ठीक है। और वहीं अगर मैं बैच कोर्सेज और टेस्ट सीरीज़ की बात करूंगा तो बच्चों आप लोग देख सकते हो कि अब टीचिंग एग्ज़ाम ने हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। अगर जो बच्चा सिर्फ स्टेट टीईटी की प्रिपरेशन कर रहा है, जैसे सी टेट की, यूपी टेट की, एमपी टेट, रीट की, तो वो क्या कर सकता है, वो 6 और 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकता है। प्राइजेस बहुत कम है, 699 और 899 हो गए हैं। लेकिन इस कम प्राइस को और कम आप लोग कर सकते हैं मेरा कोड अप्लाई करके NIC10। ठीक है, NIC10 अगर आप लोग अप्लाई कर लोगे तो आपको और 10% की कमी दिख जाएगी और 10% कम हो जाएगा। और इतना ही नहीं बच्चों, इसी बैच को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए एक 10 जुलाई से सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए बैच स्टार्ट हुआ है हमारे इन फैकल्टीज़ के द्वारा। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो यहाँ पर इस वाले बैच को भी पढ़ सकते हो सीटेट के लिए। और 8 जुलाई को रीट का बैच हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है ना, उसमें हमारी ये सारी फैकल्टीज़ पढ़ाने वाली हैं। ठीक है, तो रीट का बैच भी आपके लिए स्टार्ट हो गया है। वहीं थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए बाकी बच्चों को भी DSSS सुपर टेट KVS एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए 3624 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन है। प्राइजेस सामने है, लेकिन जैसे मैंने कहा प्राइजेस को आप लोग रिड्यूस कर सकते हैं मेरा कोड अप्लाई करके NIC10। ठीक है बच्चों, और यहीं पर आप लोग ये भी देख सकते हो कि एक बैच आपके लिए 10 जुलाई से बच्चों DSSS PRT का बैच आप लोगों के लिए स्टार्ट हुआ है, जिसमें ये फैकल्टीज़ आपके साथ पढ़ा रही हैं, ठीक है ना। और इसमें मैथ और रीजनिंग बच्चों मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये जो आपके सामने बैच है इसमें मैथ और रीजनिंग मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा बच्चों। ठीक है, ये बैच 10 जुलाई से आपका स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो जो भी बच्चा DSSS की तैयारी कर रहा है वो अपने आप को इसमें एनरोल कर सकता है। ठीक है ना, बैच स्टार्ट हो चुका है। और बच्चों एक चीज़ और, जैसे आपको मैं ये भी बताता हूँ कि सेशन बच्चों आप लोगों का चल रहा है, लेकिन इसी सेशन में मैं आपको बता देता हूँ कि अगर बच्चों कोई भी आप लोगों को इस वीडियो में कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट लगता है, जो भी आपका एग्ज़ाम का ओरिएंटेड कंटेंट नहीं लगता है, ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, या कोई भी गलत चीज़ आपको लग रही है कि गलत चीज़ बताई जा रही है तो उसके लिए आप लोग रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक है ना, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको गिवन है, तो उस लिंक में पूरा डिस्क्राइब कर देना जो भी प्रॉब्लम, जो भी आप लोगों को जो भी रिपोर्ट करना हो, ठीक है ना, अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है तो। ठीक है, चलिए, तो ये जानकारी मुझे आपको देनी थी, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी सब तक पहुँच गई है। अब एक बार सभी बच्चा कमेंट करके बता दें सब लोग तैयार है, स्टार्ट करें बच्चों अपना आज का सेशन। और आज की क्लास में भी हम लोग करने के वाले हैं, आज की क्लास में भी मिक्स क्वेश्चन आप लोगों के साथ होने वाले हैं। ठीक है ना, तो बढ़िया से बेहतरीन तरीके से हम लोग अपनी क्लास को आगाज़ करेंगे और स्टार्ट करते हैं। ये लीजिए बच्चों, आज की क्लास का पहला सवाल आप लोगों के स्क्रीन पर। पहला बिल्कुल ही एक आसान बच्चों वाला सवाल है, हाउ मैनी मिनट्स आर देयर इन 3 डेज। भाई 3 दिन में कितने मिनट होते हैं, ठीक है ना, 3 दिन में कितने मिनट होते हैं ये आपको बताना है। तो
मेरे ख्याल से ये तो बता ही लोगे, ठीक है ना, कि 3 दिन में कितने मिनट होते हैं। ना बता पाओ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल फिर आसान सिंपल तरीके से बता दूंगा भाई, जिसमें तुम लोग गलती करो ही ना फिर। चलिए, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर हमारे कुछ टैलेंटेड बच्चों ने देना स्टार्ट कर दिया है। बहुत बढ़िया, शाबाश, शानदार। देखो ज़रा, जैसे कि बच्चों हम लोग जानते हैं कि एक दिन में, समझना, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है ना। एक दिन में क्या होता है, 24 घंटे होते हैं, ठीक है। इसी हिसाब से 3 दिन में, 3 डेज में 72 आवर्स हो जाएंगे। ये गलत तो नहीं है। अगर एक दिन में 24 होते हैं तो 3 दिन में क्या हो जाएंगे, 72 घंटे। ये बात भी क्लियर है। हमें आवर्स पता चल गया, 72 आवर्स है ना एक घंटे में, 72 घंटे होंगे 3 दिन में। अच्छा, आप जानते हैं एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो अगर एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और हमें 3 दिन में चाहिए, 3 दिन का मतलब 72 घंटे, तो अगर एक घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 72 घंटे में कितना हो जाएगा भाई, 72 की गुणा 6 से करना जानते हो, 72 गुणा 6 कर दीजिए, जवाब आ गया है 432 और 2, 4320 मिनट। ठीक, ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगाइए डंके की चोट पर। 4320 इज द राइट आंसर। बताइए बच्चों, सभी को क्लियर, सभी को समझ में आ गया ये क्वेश्चन या नहीं, कमेंट फास्ट। ठीक है, बिल्कुल आसान सिंपल क्वेश्चन था। अगला सवाल, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई, आप लोगों को मौका दे रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए। सवाल है, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ 11 मीटर, 4 मीटर 30 सेंटीमीटर, 5 मीटर 40 सेंटीमीटर। बनाइए। काफ़ी बार मेरा यह क्वेश्चन कराया हुआ है भाई, काफ़ी बार आपको ये वाला क्वेश्चन समझाया है, ठीक है। तो देखता हूँ कितने बच्चों को याद है। निकालिए आंसर। क्वेश्चन की पहली लाइन को पढ़ के ही आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है और करना क्या है इस क्वेश्चन में। चलिए बच्चों देख लो अभी एक बार। सबसे पहले तो जैसे लिखा हुआ है फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ। अब जैसे यहाँ ग्रेटेस्ट आ गया ना, ग्रेटेस्ट का मतलब होता है हाईएस्ट, और हाईएस्ट का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ निकालना है आपको। वो सबसे बड़ी लेंथ चाहिए, ठीक है ना, जो इन पूरे, जो ये आपके पास सामने मेजर्स लिखे हैं इसे एग्जैक्टली डिवाइड कर ले। अब ये पहला है 11 मीटर, दूसरा है 4 मीटर 30 सेंटीमीटर, अगला है 5 मीटर 40 सेंटीमीटर। सबकी यूनिट सेम कर लेते हैं। हम जानते हैं अगर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई, तो 11 मीटर का मतलब 1100 सेंटीमीटर, 4 मीटर का मतलब 400 सेंटीमीटर, 400 और 30 हो गया 430 सेंटीमीटर, 5 मीटर 500, 540 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, आपको अल्टीमेटली इनका एचसीएफ लेना है। और मेरे प्यारे बच्चों, एचसीएफ मैंने आपको बता रखा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो सबसे बड़ी वैल्यू जो इन तीनों को पूर्णता भाग कर दे। तो कौन सी वो ऐसी नंबर है जो इन तीनों को पूर्णता भाग कर देगा। ऑप्शन के थ्रू चलो। अब 25 हो सकता है, क्योंकि इन ऑप्शन में 25 सबसे बड़ा है। नहीं, 25 नहीं होगा, 25 430 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। फिर 25 के बाद अगली बात 15, 15 नहीं, 15 1100 को ही डिवाइड नहीं कर पाएगा। 15 के बाद अगला 10 आएगा, 10 जो है वो देखो ये भी डिवाइड कर देगा, ये भी और ये भी। सो 10 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर बन जाएगा। एचसीएफ इसका क्या बनेगा, 10 सेंटीमीटर का। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर हुआ सभी को? मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत परेशानी है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का आया है। अ बैग कंटेन 5 रेड बॉल। एक बैग है जिसके अंदर रेड बॉल की संख्या कितनी है, 5 है, वाइट बॉल 8 है, ग्रीन बॉल 4 है, ब्लैक बॉल 7 है। एक बॉल आपने ड्रॉ करी है रेंडमली और प्रोबेबिलिटी निकालना है कि वो बॉल ग्रीन नहीं होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो बॉल ग्रीन नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो बताइए क्या होगा। बनाइए बच्चों, आसान है क्वेश्चन है ना।
प्रोबेबिलिटी अगर आप लोग जानते हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं जानते तो जान जाओगे, इस क्वेश्चन में बता दूंगा। आप ही लोग खेलो पहले इस क्वेश्चन के साथ, ठीक है, फिर आपको बताता हूँ। जितने बच्चों का आंसर आ जाए बताना कमेंट करके। समय आप लोगों को दे रहा हूँ, आराम से निकालो। आज की क्लास में भी एक दो क्वेश्चन मैं आपको प्रोबेबिलिटी का कराऊंगा। एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन और आएगा, वो भी अच्छा है। लैंग्वेज से प्रॉब्लम आपको देगा लेकिन क्वेश्चन अच्छा है, सीखोगे आप लोग। और आया बच्चों आंसर? चलो, जिसका आंसर आ गया बहुत अच्छी बात, जिनका नहीं आया सीखो। प्रोबेबिलिटी निकालना है बच्चों। प्रोबेबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो प्रोबेबिलिटी जो होता है वो होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स का मतलब है जो भी आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसके जो भी टोटल आउटकम्स आएंगे वो लिखे जाएंगे डिनोमिनेटर में, और जिसकी भी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है वो आपको लिखना पड़ेगा ऊपर न्यूमरेटर में। अब इस क्वेश्चन में हमने ये हमारे पास बॉलें हैं, हमने एक बॉल ड्रॉ करी है और ग्रीन नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए बच्चों, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। टोटल हमारे पास कितनी बॉल है भाई, यहाँ पर हो गया 7 और 8 15, 15 और 5 20 और 4 24। तो टोटल जो बॉलें हैं वो 24 हैं, और 24 में से हमें कितनी निकालनी है, एक। तो 24 में से एक निकालने के कितने वेज होंगे, प्रोबेबिलिटी आएगी 24C1। 24 बॉलों में से एक बॉल छाटनी है ना, तो सेलेक्ट अगर आपको करना है 24 में से एक, तो कितने वेज आएंगे 24C1। और हमसे कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी निकालो लेकिन ग्रीन नहीं होनी चाहिए, तो ग्रीन बॉल के लिए मना कर रहा है ना, जिस बॉल के लिए मना कर रहा है भैया उसे हटा लो। ग्रीन के लिए मना करा तुरंत हटा दो। अब 24 बॉल थी जिसमें से 4 ग्रीन थी, तो ग्रीन को हटा दिया, अब कितनी रह गई 20। तो अब 20 बॉल में से एक बॉल अगर आपको निकालना है तो क्या प्रोबेबिलिटी आएगी 20C1। खत्म सवाल, खेल खत्म। 20C1 का जो मतलब होता है वो होता है 20, और 24C1 का मतलब 24। 5 4 से काट रहा हूँ, ये गया 5 पर, ये गया 6 पर, प्रोबेबिलिटी 5/6। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर जा रहा है। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, आपको बात समझ में आई, क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं, कमेंट फास्ट। सभी बच्चे एक बार बता दीजिए कमेंट करके, सभी को क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? ठीक है, आगे बढ़ जाता हूँ अगले पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने में खतरनाक, करने में बहुत आसान, करके दिखाइए क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स है ना। बना आंसर बच्चों? चलो भाई, देखते ही क्वेश्चन ख़त्म है। कैसे ख़त्म है, हमें फिल इन द ब्लैंक कहा गया, पहला और दूसरे में क्या क्या वैल्यू आएंगी, ऑप्शन सामने। भैया निंजा टेक्निक सीधा काम कर जाएगी इसमें। कैसे, -53 है, अब -53 में मैं क्या जोड़ूं कि मुझे यहाँ प्लस का 53 मिल जाए। तो सीधी सी बात है भाई, यहाँ 106 जोड़ोगे तभी तो आंसर आएगा, या फिर ऐसा भी ना समझ में आए तो अगर ये मान लो एक्स वाली वैल्यू आपको निकालनी है तो ये 53 लिखा ही हुआ है, और ये -53 इधर जाएगा तो ये प्लस का 53 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 106 आ गई। तो पहले वाले में वैल्यू 106 आएगी, ऑप्शन पे नज़र दौड़ाओगे
तो इकलौता डी ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें पहले वाले का आंसर 106 आ रहा है। अब आगे अगर आपको चेक करना है इनको तो कर लो, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर अगर आप चेक भी करोगे तो यहाँ 9 और 11 और आ जाएगा, ख़त्म। ठीक है ना, यहाँ 9 और 11 और आ जाएगा, चेक भी करके देख लो। देख लो दोनों बराबर LHS RHS, ये प्लस का 11, ये भी प्लस का 11, ये माइनस का 14, ये माइनस का 14, ये माइनस का 9, ये माइनस का 9, खत्म बात। ठीक है, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन मीन के ऊपर क्वेश्चन है, बनाइए। महेश हैज़ टू फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ 13 नंबर्स। 13 नंबर है, उसका मीन उसे निकालना है, और लिखा भी है ये 13 नंबर है, और लिखा भी है कि ही फाउंड दैट द मीन टू बी 13, मीन 13 है। तो आपको बताना है कि एक्स क्या होगा। चलिए निकालता हूँ बच्चों। देखो 13 नंबर है, एक चीज़ तो मैंने देख ली, 13 नंबर है, और 13 नंबर का मीन जो है एवरेज, मीन का मतलब एवरेज है। 13 नंबर का अगर एवरेज 13 है तो इसका मतलब टोटल जो सम होगा वो 169 होगा, मतलब इन सबको जोड़कर 169 आना है। ठीक है ना, अगर इन सबको जोड़कर 169 आना है, इन सबको ऐड करने पर 169 आना चाहिए, तो यहाँ x की वैल्यू क्या होगी। देखो इसमें ना मैं एक काम कर देता हूँ, मैं यूनिट डिजिट से खेल लूँगा इस क्वेश्चन में, मुझे लग रहा है, क्योंकि यूनिट डिजिट सबकी अलग अलग है, तो मैं यूनिट डिजिट से खेल सकता हूँ। बाकी आपका मन है, आप चाहो तो सबको ऐड करके भी निकाल दो, ठीक है ना, ऐड भी कर सकते हो, या नॉर्मल क्या कर लो, यूनिट डिजिट पकड़ लो। तो यूनिट डिजिट से ही बता देता हूँ वैसे। यूनिट डिजिट बच्चों अगर इस क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे तो यूनिट डिजिट ऐसा कर लेते हैं ना, जैसे यहाँ 3 है, 3 और 4 7, 9, 9 और 8 17, 7, ये 0 7, 7 और 9 16, 6, ये 4 20, 0 बन गया, 6 बन गया, 6 के बाद 8 14, 4 बन गया, 4 और 2 6, और 6 और 4 जोड़ोगे तो 6 में 4 जोड़ा कितना आ गया 10, मतलब 0, 0 आ रहा है, और हमें क्या चाहिए यहाँ पर 9 चाहिए, तो भाई 9 जोड़ना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए, एक बार और चेक कर लेना है ना, आप लोग मेरा तरीका सीख गए होंगे, मैं क्या तरीका लगाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है ना। जल्दबाजी में मैंने अगर कोई नंबर गलत गलत जोड़ दिया हो तो आप लोग देख लेना, लेकिन मैंने ये जोड़ा कि भाई इन सबको जोड़कर, मतलब एक्सेप्ट एक्स, इन सबको जोड़कर इस क्वेश्चन का जो आंसर की यूनिट डिजिट आया ना वो 0 आई है, और मुझे 169 चाहिए, तो इसका मतलब लास्ट में 9 आना चाहिए। और 9 कैसे आ सकता है, जब x की वैल्यू 9 होगी, अगर x की वैल्यू 8 होगी तो यहाँ पर लास्ट में 8 आएगा, 7 रखोगे 7 आएगा, 0 होगी तो 0 रख दोगे। ठीक है भाई, मेरा समय बच गया ऐसे करने से, मुझे पूरा नहीं जोड़ना पड़ा, ठीक है ना, काफ़ी कैलकुलेशन मेरी बच गई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी, मेरा पैटर्न तरीका समझ में आया होगा। एक अगला क्वेश्चन है, अ डाइस इज रोल्ड, एक पासे को हमने फेंका है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बताइए दैट एन इवन नंबर एज वेल एज ऑड नंबर विच इज़ अबव 1 इज ऑब्टेन। आपसे कहा गया है एक डाइस को हमने फेंका है, और आपसे कहा गया प्रोबेबिलिटी बताइए कि एक इवन नंबर, या तो उसमें इवन नंबर आ जाए, एल्स उसमें ऑड भी आ जाए, लेकिन नंबर क्या होना चाहिए, 1 से ज़्यादा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या आंसर निकलता है बच्चों का। आया बच्चों आंसर?
बहुत इजी क्वेश्चन है, देखने में मुश्किल लगा भाई। प्रोबेबिलिटी अभी आपको बताया फेवरेबल अपॉन टोटल, टोटल में तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, एक डाइस को फेंकोगे तो 6 तो नंबर आएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब हमसे कहा गया है अगर वो एक से ज़्यादा होना चाहिए, इवन भी हो सकता है ऑड भी। अगर इवन होगा तो क्या क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, यही तो हो सकता है। ऑड अगर आप देखेंगे, इवन का केस, ऑड अगर देखोगे तो 1 होगा, लेकिन उसने कहा 1 से बड़ा होना चाहिए तो 3 होगा और 5 होगा, यही तो 2 बनेंगे। तो टोटल फेवरेबल कितने हो गए, 3 ये हैं, 2 ये हैं, 5 बन गए ना। तो फेवरेबल 5, टोटल 6, प्रोबेबिलिटी 5/6। ऑप्शन नंबर पहला इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसानी से हो जाएगा, करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल जो है वो 100 डिग्री है, और उसका वन ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, उसका जो एक इंटीरियर ऑपोजिट एंगल है वो 45 है। तो आपको बताना है द अदर 2 एंगल ऑफ द ट्राइंगल, बाकी जो बचे हुए 2 आपके पास एंगल हैं ट्राइंगल के, वो बताइए। इजी है, जैसे मान लो लेट सपोज ये मैंने एक ट्राइंगल मान लिया, ठीक है ना, ABC नाम का। अब यहाँ पर ये मैंने मान लिया C जो है ना, ये मान लिया मैंने C का एक्सटीरियर एंगल, ये बाहरी कोण है ना। तो ये आपको 100 पता है, बिल्कुल पता है। अब आपसे कहा गया अगर ये 100 है और इसका जो है 1 इंटीरियर ऑपोजिट एंगल जो है, एक ऑपोजिट इंटीरियर जो है, मतलब मान लो B जो है ये 45 डिग्री है। तो आप एक चीज़ जानते हो, मेरी बात समझना, आप एक चीज़ ये जानते हो कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है, प्रॉपर्टी याद है, एक्सटीरियर एंगल जो होता है ये सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है, सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो अगर ये 100 है, ये अगर 100 है तो ये 100 बराबर होगा किसके, इसके ऑपोजिट कौन कौन है, ये है और एक ये वाला है, मतलब एंगल A और एंगल B है। अगर एंगल B 45 हो गया तो A कितना होगा भाई, 100 में से 45 घटा लोगे, ये 55 हो जाएगा। ठीक है ना। अब अगर ये 55 हो गया, ठीक, तो या तो आप लोग यही देख लो इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, तो ये वाला कितना होगा, अदरवाइज सीधा सिंपल देख लो, ये आपका बाहर वाला C का जो एक्सटीरियर था वो 100 था, है ना। और हम जानते हैं स्ट्रेट लाइन पे लीनियर पेयर बना लो, ये स्ट्रेट लाइन पर ये पूरा 180 डिग्री बनेगा, और अगर ये 180 डिग्री है तो ये बाहर वाला अगर 100 है तो ये अंदर वाला 80 हो जाएगा ना। तो हमसे क्या कहा, अदर 2 एंगल क्या होंगे ट्राइंगल के, एक 55 है और एक 80 है, तो 55 और 80, ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन जो सामने क्वेश्चन आया है ये आपको याद होगा, अभी मैंने 3-4 दिन पहले रेशो में कॉइन बेस्ड क्वेश्चन करवाए थे, करीबन 15 सवाल करवाए थे, और बेहतरीन सवाल बेहतरीन तरीके से करवाए थे। ठीक है, तो आपको देखता हूँ, तो बेहतरीन सवाल और बेहतरीन तरीके बताने के बाद आप कितने बच्चा बेहतरीन है जो इसका आंसर निकालेगा बेहतरीन तरीके से। देखते हैं जरा क्या लॉजिक लगाओगे आप इस क्वेश्चन में। देयर इज़ 500, मतलब एक बैग में 50,500 रुपये हैं, और बैग के अंदर 50 रुपये, 100 रुपये, 500 और 1000 रुपये के नोट हैं। रेशो ऑफ द नंबर ऑफ नोट्स, नोट्स की जो रेशो है वो 3 4 5 2 है। ठीक है ना, 50 रुपये के, 100 रुपये के, 500 और 1000 रुपये के नोट हैं, और इनकी जो अनुपात है, जो रेशो है वो कितनी कितनी है नोट्स की,
3, 4, 5 और 2। तो आपसे पूछा गया है फाइंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच डोमिनेशन। आपसे कहा गया तो आपको ये बताना है कि जितने हम आपके पास टोटल जो नोट्स हैं वो टोटल नोट्स कितने हैं, ठीक है ना। 50 के भी हैं, 100 के भी हैं, 500 के, 1000 के हैं। तो सारे जो टोटल नोट्स हैं वो कितने हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो क्लियर है, बिल्कुल आसान है, कोई कन्फ्यूज़न दिक्कत वाली बात है ही नहीं इस क्वेश्चन में। आया कुछ बच्चों आंसर? चलो, जो भी लॉजिक लगा रहे हो लगा लो। मैं पहले ही कहता हूँ, मैं क्लास में क्वेश्चन जो भी है उसे तरीके से, सही तरीके से सॉल्व कराने की कोशिश करता हूँ, जो आसान सिंपल तरीका है। भाई हमारे पास ये नोट्स का रेशो है और ये हमें सम ऑफ नोट्स टोटल पूछे गए कितने हैं। रेशो हमारे पास कितने हैं, अगर मैं रेशो का सम करूँगा 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 2 14, 14 रेशो। और अगर ये 14 हमारे पास नोट्स का, टोटल नोट्स का हमारे पास रेशो है 14 सम इनका, तो मैं कह सकता हूँ अगर नंबर ऑफ नोट्स का मेरे से सम पूछा गया है, तो अगर इन सब का सम मेरे पास 14 आया तो मैं कह सकता हूँ हमारे पास जो इसका नोट होंगे वो क्या होंगे, नोट्स का सम 14 का ही कोई मल्टीपल होगा। क्योंकि भैया ऐसा तो होगा नहीं कि नोट आपके पास ये इनका सम 14 निकल कर आया और जो टोटल नोट का सम है वो 14 ना होके 15 या 16 या कुछ और हो जाए, ठीक है ना। ऐसा तो होगा नहीं, नोट जो भी होंगे वो इसके 14 के मल्टीपल में होंगे, ठीक है। नोट ऐसे नहीं कह सकते कि हमारे पास 50 के कितने नोट हैं, भाई मेरे पास 50 के 22.5 नोट हैं, तो ऐसे तो करोगे नहीं, 22 है और आधा नोट फाड़ के दे दोगे, ठीक है ना। तो जो भी नोट्स होंगे वो पूरे क्या होंगे, इंटीजर वैल्यू होगी, तो 14 के मल्टीपल होंगे। और ऑप्शन में मात्र एक ही ऐसा है जो 14 का मल्टीपल है, जो है 140। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लगा लो कितना ही समय, बना लो कितनी इक्वेशन, एक्स बनाओ, वैल्यू रुपए जो मानने मान लो। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। इसलिए कहा था वहाँ पर भी कि निंजा टेक्निक बड़ी कामयाब होती है, बहुत बार समय आपकी बचा लेगी। अब जिसको समझ में आ गया बहुत बढ़िया बात, जिनको नहीं समझ में आया फिर थोड़ा उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें बता रखी हैं मैंने सब, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन खेलो ज़रा अगले क्वेश्चन के साथ। बनाइए आंसर। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ आपसे पूछी जा रही है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ कैसे निकलेगी। देखो इन सबको जोड़ा, मतलब 5, यहाँ ई है, ये 9 है, 2F 8 है, 3G और S है, सबको जोड़ा, सबको जोड़कर कितना आ गया 1, नहीं 4 इधर आ गया, यहाँ आ गया 1 और 1 ऐसे आया होगा, और यहाँ पर 1 ऐसे आया। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ क्या हो सकती है। अब देखो अगर आप लोग देखें तो 9 और 8 जोड़ा 17, ये 24, 24 का 4 लिखा, हासिल में ऊपर पहुँच गया 2, ठीक है। इन सबको जोड़कर आपके पास ये यहाँ पर ये है, और ये लास्ट में कितना है 5 और 2 7 और 2 10, 10 होता लेकिन ये 11 है ना, 10 होता लेकिन ये 11 है। 11 क्यों हुआ होगा, क्योंकि भाई यहाँ से भी एक कैरी गया होगा, और अगर यहाँ से कैरी गया होगा तो अगर आपसे पूछा गया एफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, अगर ई एफ और जी लिखे हुए हैं, हमें एफ अगर मैक्सिमम पूछ रहा है तो इसका मतलब ये जो बाकी दो है ना ई और जी, हमें इन्हें मिनिमम रखना पड़ जाएगा। हमें इन्हें क्या रखना पड़ेगा, मिनिमम। यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि ये मिनिमम होने चाहिए तभी तो अगला मैक्सिमम होगा, ये मिनिमम होंगे। और अगर ये मिनिमम हुए, मिनिमम क्या हो सकते हैं, दोनों 0 0 रख दोगे, ई की वैल्यू भी 0 और जी भी 0। तो इस हिसाब से आप एफ की वैल्यू को क्या कह सकते हो, देखो एफ की वैल्यू को मैं क्या कह देता हूँ, 9 कह देता हूँ। क्योंकि अगर मैं एफ की वैल्यू को 9 कहूँगा, हाईएस्ट 9, 2 कैरी का मिल गया, तो 9 और 2 11, 11 का देख सकते हो 1, हासिल में 1 पहुँच गया, इक्वेशन पूरी सेटिस्फाई हो गई। तो एफ की जगह पर क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू अगर आपसे पूछी जा रही है तो बाकी दो को मिनिमम कर दो, मिनिमम क्या होती है 0, ठीक है। चलिए आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा।
अगला सवाल, खेलिए बच्चे अगले क्वेश्चन के साथ, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। क्या है अगला सवाल? 30% ऑफ अ नंबर, किसी संख्या का 30% जो है वो 27 कम है किससे? 3/4 ऑफ दैट नंबर। ओरल मुझवानी आंसर है। किसी संख्या का 30% जो है वो 27 कम है किससे? उसी संख्या के 3/4 से। तो अब देखो 27 कम है, ठीक है ना, किससे? 3/4 उस संख्या के। तो इसका मतलब 3/4 उस संख्या का जो 3/4 होगा वो क्या होगा? वो 27 ज़्यादा होगा किससे? 30% वाले से। तो इसका मतलब एक तरीके से ये 27 क्या है? ये 27 जो है वो आपका डिफरेंस है किसका? ये 30% का और 3/4 नंबर का। ये जो 27 कम है, तो 27 कम का मतलब ये क्या है? ये डिफरेंस ही तो है किस किस का? ये 30, उस नंबर के 30% का और उस नंबर के 3/4 का। ओरल आंसर कैसे? 3/4 की जो मीनिंग होती है ये 75% होता है और ये 30% लिखा ही हुआ है। सेम यूनिट बना लो, या तो परसेंटेज या फ्रैक्शन। अब यहाँ पर आपके पास डिफरेंस आपको पता है, अगर मैं 75 और 30 में डिफरेंस की बात करूँगा तो 75 और 30 में जो डिफरेंस है वो 45% का है। तो 45% का डिफरेंस है और इनमें एक्चुअल जो डिफरेंस है वो 27 का है। तो 45 बराबर 27, फाइंड द नंबर। 100% निकालना वो नंबर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 27 इंटू 100 अपॉन में 45। 9 से काट रहा हूँ, 3 5, 5 ने 100 को 20 पर, 20 दिया 60। भैया वो नंबर 60 रहा होगा। अगर उस नंबर की हम लोग बात करेंगे तो नंबर वो आपका क्या होगा? 60 हुआ होगा। ठीक है, बताइए फटाफट से। क्लियर आप सभी को? समझ में आ गया ये? कमेंट फास्ट। ठीक है ना? चलिए, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। 60 इसका बनेगा राइट आंसर। चलिए अगला सवाल। द कॉस्ट ऑफ मेकिंग एन आर्टिकल इज डिवाइडेड बिटवीन, एक आर्टिकल की जो कॉस्ट ऑफ मेकिंग है ना उसको डिवाइड हमने करा है कैसे कैसे? मटीरियल्स, लेबर एंड ओवरहेड। और इसका जो रेशियो है वो 5, 3 और 1 का है। किस किस का रेशियो है? मटीरियल का, लेबर का, यहाँ लिख देता हूँ, मटीरियल, लेबर और ओवरहेड का। कितना रेशियो है? 5:3:1। और आपसे कहा गया था कॉस्ट ऑफ मटेरियल। कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है मतलब इस 5 रेशियो की वैल्यू 125 है। तो खेल जाओगे, अब बचा क्या है? कॉस्ट ऑफ लेबर निकालना। तो ठीक है, अगर 5 बराबर है 25 के, तीनों की वैल्यू आ जाएगी। अगर 5 बराबर 25 है तो ये इसका कितना गुना है? 25 गुना। तो ऐसे ही 3 का 25 गुना कर दोगे तो 75 आ जाएगा। और 1 की वैल्यू निकालोगे 25 ही आ जाएगी। तीनों की वैल्यू आ गई। आपसे कॉस्ट ऑफ लेबर पूछा है, 75 रुपये। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर हुआ क्वेश्चन या नहीं? कमेंट फास्ट। अरे क्लियर है सभी को? चलिए, तो देखो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो क्वेश्चन कराया है ये आपको सभी को समझ में आया होगा। एक बार बताइए थे कि आज की क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चंस की मैं बात करूँगा तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके साथ मैंने डिस्कस करें और उम्मीद करता हूँ हर एक क्वेश्चन को आपने अच्छे से सुना, समझा होगा, समझ में आपको आया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में कुछ मिक्स क्वेश्चन हमने डिस्कस करे थे और ये सेकंड सेशन था मेरा, है ना। आज के क्लास में आपके पास ऑलरेडी भी एक सेशन हो गया था, ये सेकंड सेशन था और उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट करके बता दीजिए। और थोड़ा सा आप लोग देख पा रहे हो कि आपकी क्लास के आज मैं कमेंट नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं, कल से प्रॉपर अपनी वही है ना लाइव क्लास चलेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। आपकी प्रैक्टिस के लिए कि मैथ्स की प्रैक्टिस ना छूटे, मैथ्स के क्वेश्चन ना छूटे, डेली बेसिस पे क्लास रहे, तो इसलिए बच्चों आप लोगों के लिए आज भी मैं क्लास लेकर आया था। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखेंगे। तो जिन बच्चों ने भैया लाइक तो कम से कम एटलीस्ट सभी बच्चे करके जाएँ, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करिएगा और नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद ये जो बेल आइकन है इस पर ज़रूर क्लिक करना, जिससे कि आपको डेली क्लास की नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहे। ठीक है ना। और जिन बच्चों ने अभी तक अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया वो सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। मेरा कोड अप्लाई कर लेना NIC10 NIK10, क्योंकि इस कोड का यूज़ करके 10% का आपको ऑफ मिल जाएगा। और प्लस कोर्स पर मेरे बैचेस भी आपके स्टार्ट हो रखे हैं। ठीक है बच्चों, आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। एक बार और मैं क्लास का टाइम बता देता हूँ आप लोगों के साथ। हेलो टीचर्स चैनल पर, इसी पर डेली आप लोगों के साथ 1 बजे मेरी दोपहर में क्लास होती है, तो सभी बच्चे 1 बजे ऑन टाइम क्लास में आ जाया करो। ठीक है बच्चों, चलिए तो अपनी आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, बाय बाय। अच्छे से पढ़ाई करो, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। मिलते हैं कल आपके साथ सेम टाइम पर। ठीक, बाय बच्चों।